नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जिन कट्टरपंथियों को पाल पोस कर बड़ा किया, अब वो उनसे ही डरने लगे हैं। हाल ये है कि सरेआम पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को ये कहना पड़ रहा है कि उनके मुल्क में कानून का राज नहीं है। उधर उनके दोस्त शी जिनपिंग अपनी विस्तारवाद की नीति की वजह से पूरी दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। आज हम अपने इस खास शो में इसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भीषण आग लगी। इस आग में एक पुलिस स्टेशन जलकर खाक हो गया। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री इमरान खान अपने ही मुल्क यानी पाकिस्तान में असुरक्षित महसूस करने लगे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में कानून का राज नहीं है। आखिर पूरी दुनिया के सामने इमरान खान ने अपने ही मुल्क की बुराई क्यों की? पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आखिर आग क्यों लगी? आइए बताते हैं आपको। कट्टरपंथियों की लगाई आग से दहला पाकिस्तान। ईश निंदा पर मचे घमासान से परेशान हुए इमरान। आग की लपटें आसमान छू रही हैं। धुएं का गुबार अंधकार फैला रहा है। खुदाई करने वाली मशीन से दरो दीवार ढहाई जा रही है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलाई जा रही हैं। लोगों की भीड़ सब कुछ स्वाहा करने पर आमादा नजर आ रही है। नाराए तकबीर के नारे लग रहे हैं और हाथों में मोबाइल लिए लोग दहशत पैदा करने वाली इन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। पाकिस्तान के खाकी पख्तूनख्वा में कोहराम मचा है, इसलिए क्योंकि यहाँ एक शख्स पर ईश निंदा का आरोप लगा है। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहा होगा कि पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में बेकसूर लोगों को फंसाना तो आम बात है, फिर खैबर पख्तूनख्वा से आई इन तस्वीरों में क्या खास है? तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें सबूत है कि किस तरह पाकिस्तान में मौजूद कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। ये तस्वीरें सबूत है कि किस तरह कट्टरपंथी सरकार को खुलेआम चुनौती देने लगे। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने ईश निंदा के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। कट्टरपंथी मांग करने लगे कि पुलिस इस शख्स को उनके हवाले कर दे, लेकिन पुलिस ने कट्टरपंथियों की भीड़ के आगे झुकने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही और भीड़ को हटने के लिए कहा, लेकिन कट्टरपंथी नहीं माने और उन्होंने पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया। कट्टरपंथियों की बेकाबू भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया। यही नहीं, 4000 से 5000 लोगों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन की दीवार को भी गिरा दिया। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने हालात को संभालने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को सुरक्षित बाहर निकालने के साथ भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन कट्टरपंथियों का हुजूम हद से गुजर जाने पर आमादा था। कट्टरपंथी किसी भी सूरत में ईश निंदा के आरोपी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। कट्टरपंथी ईश निंदा के आरोपी को अपने हाथों से सजा देना चाहते थे। तो आपको बता दें कि 1980 के दशक में सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में ईश निंदा कानून लागू किया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ईश निंदा की आड़ में ईसाइयों, हिंदुओं और अहमदी मुसलमानों को अक्सर फंसाया जाता है। छोटे मोटे विवादों या आपसी मनमुटाव के मामले में भी इस कानून का दुरुपयोग किया जाता है। पाकिस्तान की अदालतें भी कट्टरपंथियों के खौफ से एक तरफा फैसला सुनाती है। ईश निंदा के आरोपियों को
वकील तक नहीं मिल पाता। See, the blasphemy laws have been used, or rather misused, to target innocent civilians, minorities, vulnerable Muslim communities, women, for all sorts of alleged crimes and misdemeanors that have very little to do with religion, let alone, suggesting anything against the Prophet, peace be upon him. So, really, we had to consider amending the law simply to remove something like a death penalty, which I argued not just through the secular constitution but was not available even in the Quran for the particular offense. 1987 से लेकर 2017 तक पाकिस्तान में करीब 1500 लोगों पर ईश निंदा का आरोप लगा। गौर करने वाला पहलू यह है कि इनमें से 75 आरोपियों को अदालत सजा सुनाती, उससे पहले ही इन्हें मार दिया गया। ऐसे में आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में कानून का राज है या कट्टरपंथियों का। खुद इमरान खान की जुबान पर भी सच आ ही गया। सुनिए, एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्या कहा। We haven't, if I look back why we haven't achieved our potential, it's one sentence rule of law. We have had elite capture. So a society where a certain elite just captures the resources and deprives the majority of poor education, healthcare, justice. And so, if I had to put my finger on it, it's a lack of rule of law is the reason why we haven't achieved our potential. पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान नियाजी ने मान लिया कि देश में कानून का राज नहीं है, बल्कि एक खास वर्ग का राज है। तो फिर सवाल उठता है कि वो खास वर्ग कौन है? क्या इस खास वर्ग का संबंध पाकिस्तान सेना से है, बड़े बिजनेस टाइकून से है, या फिर उस सरकार से जिसके कर्ता धर्ता खुद इमरान खान है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तय करना होगा कि वो किसकी मुखालफत कर रहे हैं। इमरान खान को एक खास वर्ग को निशाना बनाने के साथ कट्टरपंथियों पर लगाम लगानी होगी, जिनकी वजह से पाकिस्तान आतंकिस्तान में तब्दील हो गया है और कानून का राज खत्म हो गया। और अब बात चीन की, जिसका विस्तारवाद विनाश की दस्तक दे रहा है। जमीन की भूख को शांत करने के लिए चीन ने भारत से भिड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। डोकलाम, गलवान और पूरे लद्दाख में भारत के हाथों हार का स्वाद चखने के बावजूद चीन एक बार फिर सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश कर रहा है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एलएसी के करीब तिब्बत में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ मिसाइल रेजिमेंट को भी तैनात कर दिया है। इन मिसाइल रेजिमेंट को उन इलाकों में तैनात किया गया है जिनसे भारत के साथ युद्ध के समय रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। शी जिनपिंग माओ से तुंग की विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। शी जिनपिंग पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को संग्राम का आधार बना रहे हैं। कभी भूटान की जमीन पर कब्जा, तो कभी ताइवान के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर के जरिए चीन अपना भौगोलिक विस्तार करना चाहता है। यही नहीं, भारत के साथ भी चीन जोर आजमाइश करना चाहता है। सर्दी बढ़ने के साथ ही चीन पूर्वी लद्दाख के करीब स्थित एलएसी के दुर्गम इलाकों में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने के साथ अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा भी तैयार कर रहा है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट से पता चला है कि एलएसी पर चीन नए पर निर्माण कर रहा है। सेना के रहने के लिए जगहें, सड़कें और नए हाईवे तैयार कर रहा है। चीन की सेना नई हवाई पट्टियां बना रही है। ये हवाई पट्टियां मुख्य एयरबेस गारगुंसा और होटान से अलग है। इसके साथ ही उसने एलएसी के पास अपनी मिसाइल रेजिमेंट समेत भारी हथियारों की तैनाती भी की है।
खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की माने तो पिछली सर्दियों के मुकाबले चीन की इस बार शेल्टर और रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। चीन की सेना ऊंचाई वाले इलाकों की जलवायु को लेकर भी अधिक अभ्यस्त नजर आ रही है। लेकिन भारत के लिए चिंता का सबब यह है कि तिब्बत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट तैनात किए हैं। यहाँ चीन ने भारी संख्या में ड्रोन की भी तैनाती की, जिनमें से अधिकतर इस सेक्टर में निगरानी के लिए रखे गए। उनकी मदद के लिए वो अपने मिसाइल्स और रॉकेट फोर्सेस जो उसकी सुपीरियरिटी है इंडिया की तुलना में, उनको डिप्लॉयमेंट करना चाहता है, ताकि न उनके माध्यम से वह एक स्ट्रांग मैसेज दे सके, बल्कि युद्ध के दौरान उनका इस्तेमाल करके फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को भी कम कर सके। जहां तक ड्रोन्स के डिप्लॉयमेंट का सवाल है, वह हमारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनका इस्तेमाल करता है, ताकि हमारी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं या किस एरिया में हम उसके युद्ध की कैपेबिलिटी को नकारना चाहते हैं, इस पर वो लगातार नजर रख सके। भारत ने चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के निर्माण कार्यों पर चिंता जताई है। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई सैन्य स्तर की बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष ने पूर्वी लद्दाख के पास के इलाकों में चीन सेना की गतिविधियों और उसके निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए हैं। मतलब ये कि चीन की कारगुजारियों पर भारत की पैनी नजर है। भारत को पता है कि वो किसी भी वक्त बॉर्डर को जंग का मैदान बना सकता है। तो आपको बता दें कि चीन के हैकर्स भी इस दौरान सक्रिय हो गए। चीन की ओर से 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच साइबर अटैक की घटना को अंजाम दिया गया। इसकी जानकारी केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी दी गई। जिन 40 कंप्यूटर्स में हैकर्स ने सेंध लगाने की कोशिश की, उनमें 11 जम्मू कश्मीर, 7 कर्नाटक और 6 उत्तर प्रदेश से हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ये पता लगाने की फिराक में है कि भारत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपने लड़ाकू विमानों से लेकर दूसरे हथियारों को कहां-कहां तैनात कर रहा है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि चीन को इस बात का भी डर सता रहा है कि भारत रणनीतिक बढ़त हासिल न कर ले। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि भारतीय सेना एलएसी पर अपनी स्थिति को पहले से कहीं अधिक मजबूत न कर ले। यही वजह है कि वो सीमाई इलाकों में सैन्य प्रतिस्पर्धा के साथ साजिशों का मकड़जाल बुन रहा है। इस तैयारी के तहत कोऑर्डिनेटेड तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, साथ ही साथ राफेल सहित एडवांस जेट एयरक्राफ्ट और लॉजिस्टिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड एयर रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट एंड रिहर्सल, आर्मी एंड एयरफोर्स की इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज जो अभी रिसेंट में वहां पर की गई, और साथ ही साथ S-14 मिसाइल सिस्टम का प्लान डिप्लॉयमेंट जब वो हमारे पास फिजिकली पहुंच जाती है और ट्रेनिंग अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। साथ ही साथ ड्रोन से हम एक इफेक्टिव सर्वेलेंस भी कर रहे हैं। चीन ने भारत के खिलाफ जमीन हड़पने वाली अपनी सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी को फिर से शुरू कर दिया है। इसी के तहत चीन सीमा विवाद को लगातार हवा दे रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में उसकी सेना को किस तरह भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, किस तरह चीन की सेना को हिंद की फौज ने खदेड़ दिया। चीन एक तरफ तो भारत के साथ तनाव पैदा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे के बाद चीन भड़क उठा है और उसने एक बार फिर अपने लड़ाकू विमानों को भेज दिया। हालांकि ताइवान ने चीन की इस हरकत का माकूल जवाब दिया, तो वहीं जापान ने ऐलान कर दिया कि वो चीन को सबक सिखाने के लिए जंग की शुरुआत भी कर सकता है। जापान के पीएम ने अपनी देश की रक्षा के लिए चीन को तबाह करने की कसम खाई है। चीन ने ताइवान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अमेरिका ड्रैगन पर धावा बोल देगा। चीन ने जापान सागर में दादागिरी दिखाने की जुर्रत की तो जापान आर पार की लड़ाई लड़ेगा।
एशिया से दक्षिण पूर्व एशिया तक चीन अपनी धाक जमाने और खुद को इस इलाके का शहंशाह घोषित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चीन यहाँ मौजूद छोटे देशों को धमकाने के साथ यूरोपीय देशों को भी चुनौती दे रहा है। फिर चाहे वो फिलीपींस हो या म्यांमार, जापान हो या ताइवान, सभी देश चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए कमर कस चुके हैं। ताइवान ने तो चीन से संभावित युद्ध की तैयारियों को रफ्तार भी दे दी है। अमेरिकी सेना ताइवान के सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग दे रही है, तो अमेरिकी सांसद ताइवान का दौरा कर रहे हैं। 5 अमेरिकी सांसद पिछले हफ्ते ताइवान पहुंचे। 5 सांसदों वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव पर चर्चा भी की, लेकिन चीन को इससे मिर्ची लग गई। अमेरिकी सांसदों के ताइवान जाने पर चीन इस कदर बौखला उठा कि एक बार फिर उसने ताइवान को डराने की कोशिश की। चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में 8 लड़ाकू विमान भेजे। इनमें 4 शेनयांग J-16 लड़ाकू जेट, 2 शियान H-6 बॉम्बर, 1 शानक्सी Y-8 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान और 1 शानक्सी KJ-500 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल विमान शामिल था। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक PLA के 2 विमानों ने डोंगशा द्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र से ADIZ में घुसपैठ की थी। हालांकि ताइवान ने भी चीनी घुसपैठ का बखूबी जवाब दिया। ताइवान की वायुसेना ने चीनी विमानों की ओर अपने विमान भेजे, रेडियो चेतावनी जारी की और चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया। चीन लगातार ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले महीने 1 अक्टूबर को चीन के नेशनल डे के मौके पर ताइवान की ओर 38 चीनी लड़ाकू विमानों को भेजा गया और इन्होंने ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन किया। तो अगले ही दिन चीन की वायुसेना ने 39 विमानों को ताइवान की ओर भेजा और अपने मंसूबे साफ कर दिए। हाल के समय में चाइना ने लगातार ताइवान के ADIZ का इनकर्जन किया है। ये इनकर्जन चाइना के द्वारा सैकड़ों बार हाल के समय में किया गया है और जाहिर है कि इस तरीके के एक्शन को लेकर के चाइना ताइवान को लगातार दबाव में रखना चाहता है, ताइवान को वो धमकाना चाहता है और चाइना की मंशा ताइवान के फोर्सफुल ऑक्यूपेशन की है। जो चाइना पहले पीसफुल यूनिफिकेशन की बात किया करता था, अब वो फोर्सफुल ऑक्यूपेशन की साजिशें रच रहा है। भले ही चीन ताइवान को कुछ हद तक डराने में कामयाब हो जाए, लेकिन दूसरे देश उससे डरने के बजाय अब उससे लोहा लेने की तैयारी कर रहे हैं। जापान भी इन्हीं में से एक है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान किया है। चीन और उत्तर कोरिया की तरफ से बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए जापान के पीएम ने दुश्मन के सैन्य अड्डों पर स्ट्राइक करने सहित सभी तरह के विकल्पों पर अमल करने का ऐलान किया है। मतलब ये हुआ कि चीन या फिर उत्तर कोरिया ने जापान के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश की तो जापान पलटवार करेगा। जापान के आसपास सुरक्षा स्थिति में तेजी से बदलाव हो रहा है। पारदर्शिता के अभाव में चीन अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करते हुए यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश में है। ऐसे में अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए हम दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की क्षमता जैसे विकल्पों से इनकार नहीं कर सकते। जापान चीन से लोहा लेने के लिए तैयार है तो अमेरिका ताइवान की ही तरह उसे पूरा समर्थन दे रहा है। अमेरिका की अगुवाई में बना क्वाड भी चीन को घेरने के लिए नई रणनीति पर अमल कर रहा है। रक्षा जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में चीन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे बाहर निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। जो ताइपेई एक्ट है, जिसे कि ताइवान एलाइज इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड इन्हांसमेंट इनिशिएटिव एक्ट 2020 के नाम से जाना जाता है, इसके माध्यम से भी अमेरिका और विश्व के जो अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो ताइवान की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं। और वर्तमान समय में अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो ताइवान के सोल्जर्स को ताइवान में रह करके ही प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं, जिसे कि ताइवान की राष्ट्रपति ने स्वीकार भी किया है कि अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो ताइवान में मौजूद हैं। और अमेरिका लगातार ताइवान को डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है, उसकी जो फोर्सेस हैं उसको मॉडर्नाइज करने में उसे मदद दे रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकतंत्र पर वर्चुअल सम्मेलन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन के आमंत्रण पर करीब 110 लोकतांत्रिक देश इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में ताइवान को भी आमंत्रित किया गया है, जबकि इसमें चीन को आमंत्रित नहीं किया गया और यही बात चीन को अखर रही। लेकिन अमेरिका का संदेश साफ है, चीन को सुधरना होगा और अगर वो नहीं सुधरे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।